हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनएसए अजीत डोभाल ने कर दी बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग, जिसके बाद लगाए जा रहे हैं कयास। क्या पाकिस्तान पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत? क्या लिया जाएगा उन कश्मीर में हिंदू श्रद्धालुओं के मौत का बदला? आतंकी हमले को लेकर एक्शन में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर। तो वही बताएंगे, एक तरफ भारत एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह पाकिस्तान की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया है दोस्तों आतंकवाद को लेकर। बताएंगे फिर एक बार इन्होंने ऐसा बयान देकर के सबको बता दिया है कि वो सुधरने नहीं वाले। तो वहीं आपको बताएंगे, तिब्बत पर चीन के दावों को नहीं मानेगा अमेरिका, पारित कर दिया नया कानून, जिनपिंग का भड़कना तय। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं और जम्मू में हुए, कश्मीर में हुए उन हमलों का इन आतंकवादियों से बदला चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां आतंकियों का खात्मा अब होगा तय। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग में बना फुल प्रूफ प्लान। जी हां, कश्मीर घाटी में कमर टूटने के बाद आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को दहलाने की साजिशें रच रहे हैं। बीते 3 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हुए हमले इसकी तस्दीक करते हैं। आतंकियों की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। विदेश दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को एनएसए अजीत डोभाल जी और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधित स्थिति की पूरी जानकारी दी है। इसमें आतंकवाद विरोधी प्रयासों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अधिकारियों से आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। जी हां दोस्तों, ये अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पीएम मोदी ने अधिकारियों को पूरे तरीके से आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का उपयोग करने को कहा है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी क्षमता का मतलब होता है जो भी आपको लगे उसका इस्तेमाल करिए। ऐसे में बड़ा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद कोई बहुत बड़ा पल आपके सामने आने वाला है, जो पाकिस्तान को उसके किए की सजा एक क्षण में जरूर दिला देगा। तो वहीं आपको बता दें, इसका सीधा संकेत है कि किसी भी सूरत में अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस बारे में बातचीत की है। सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर चर्चा किया है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में पूरी ताकत झोंक देने के लिए ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों अब ऐसे में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आपको बड़े से बड़े अपडेट देते रहेंगे। लेकिन चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर आतंकी हमले के बाद क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ करने वाला है एक और सर्जिकल स्ट्राइक? ये सवाल पूछने पर पाकिस्तानियों ने क्या कहा आपको बता दें। इस मामले को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से बात की। इस दौरान पाकिस्तान के लोगों ने जो कहा वाकई वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के एक क्रिश्चियन युवक ने कहा, आज जो पाकिस्तान की हालत है वो कश्मीर से भी कहीं बुरी है। युवक ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बदनाम है। युवक ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी हालत कश्मीर की है। युवक ने कहा कि दुनिया में कहीं भी कुछ नेगेटिव घटना होती है तो उसमें पाकिस्तान का एंगल खोजा जाता है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। तो वहीं एक अन्य पाकिस्तानी युवक ने कहा कि हमारे पास खाने तक के लिए रोटी नहीं है, पैसे तक नहीं है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, हम जंग का सामना कैसे करेंगे हमें तो नहीं पता। युवक ने कहा, हमारे पास बहुत जज्बा है लेकिन पेट तो जज्बा से नहीं भरता है, पेट तो रोटी से ही भरेगा। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो चुका है। इस बोझ को कम करने के लिए जनता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान देखने में आया है कि पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा निराशा की तरफ जा रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हुक्मरान दोस्तों इन मुद्दों पर ध्यान न देकर के आतंकवादियों को फंडिंग करके उनको भारत के खिलाफ करने भेजते हैं, ताकि वो भारत में दहशत फैला सके और पाकिस्तान के हुक्मरान सीट पर बैठकर मजे ले सके। तो वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए कह दिया है कि जितनी ताकत हो सके अपनी ताकत को झोंक दे, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत ही है एकमात्र ऐसा रास्ता। आप समझ चुके हैं दोस्तों किसने ये बयान दिया। ये बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। जहां एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादियों को सजा देने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से बातचीत की फिर एक बार बयानबाजी कर दी है इस फारूक अब्दुल्ला ने। बता दें, केंद्र शासित प्रदेश में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होती। उन्होंने
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नई सरकार हमारे साथ शांतिपूर्ण माहौल बनाने के इच्छुक है और भारत को उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि जब तक दोनों देशों के बीच समझ नहीं बनती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच समझ नहीं बनती है, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आतंकवाद जारी रहेगा और इसमें हमें इसका सामना करना होगा। त्रासदी ये है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहती है। आइए उनके लिए दरवाजे खोले और आइए हम सार्क को पुनर्जीवित करें। सार्क इस पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम नहीं जागेंगे और इसका समाधान नहीं खोजेंगे तब तक और अधिक निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी। जी हाँ, आगे कहा हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं हैं। सैन्य कार्रवाई से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे हम इसे हल नहीं कर सकते। आतंकवादी सीमाओं के माध्यम से आ रहे हैं और वे आते रहेंगे। कल जो भी सरकार होगी उसे इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमारे पास एक बड़ी यात्रा अमरनाथ यात्रा आ रही है। इसमें होने वाली कोई भी छोटी घटना देश के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। हम कश्मीरी इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ये कहना है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का। जहां एक तरफ हमारे कश्मीरी मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु मारे जा रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ बातचीत करने जैसा बयान दे रहे हैं, बातचीत करने की पहल करने की बात कह रहे हैं। यानी कि ठीक उसी तरह है जैसे एक परिवार के किसी मेंबर को गोली मार दी जाए तो दूसरी तरफ उसका बदला लेने के बजाय उसके साथ बातचीत करने की बात कही जाए। ये ठीक उसी तरह फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करके, बदला ना लेकर के हम पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ करके उनसे बात करें। भारत में आतंकवाद ना हो इसकी भीख मांगे पाकिस्तान से। बहरहाल दोस्तों फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का आप क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। उन श्रद्धालुओं को अपने दिमाग में रखकर जिनकी मौतें हुई हैं, वो भी निर्मम हत्या की गई है दोस्तों। ऐसे में आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि पता चल सके कि कुछ लोगों के बयान अभी भी नहीं बदलते। तो वहीं आपको बता दें तिब्बत पर चीन के दावों को नहीं मानेगा अमेरिका, पारित किया नया कानून। जिनपिंग का भड़कना हुआ तय। जी हां, अमेरिकी संसद ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बारे में बीजिंग के कथन का मुकाबला करने के लिए एक द्विदलीय विधेयक को राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी के लिए भेजा है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर अमेरिका चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच संवाद को आधिकारिक रूप से बढ़ावा भी देगा। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को तिब्बत चीन विवाद अधिनियम के समाधान को बढ़ावा देने के लिए 391-26 से मतदान किया, जिसे पिछले महीने सीनेट ने पारित किया था। इस विधेयक को ओरेगन के डेमोक्रेट सांसद जेफ मर्केल ने सीनेट में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि यह विधेयक तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थानों के बारे में बीजिंग द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस कानून पर चीन सख्त प्रतिक्रिया देगा। जी हां, मंगलवार को सदन में टेक्सास के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा कि इस विधेयक को पारित करना अमेरिका के इस संकल्प को दर्शाता है कि तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की यथास्थिति स्वीकार्य नहीं है, और मैं दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई संदेश या उपहार नहीं सोच सकता। तिब्बत पर वॉशिंगटन की स्थिति के बारे में भाषा को सख्त करते हुए विधेयक के समर्थकों को उम्मीद है कि वे निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालेंगे। दोनों पक्षों ने 2010 से औपचारिक बातचीत नहीं की है इस मसले पर। तो वहीं आपको बता दें यूक्रेन ने तबाह कर दिए रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत के लिए वाकई में बहुत बुरी खबर है। जी हां, दुनिया में S-400 मिसाइल सिस्टम को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले रूस की पोल खुल गई है, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के इन मिसाइलों को मार गिराया है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले रॉकेट की मदद से क्रीमिया पर हमला किया था। इसमें कई S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया गया। खास बात यह है कि भारत ने भी रूस से S-400 मिसाइलें खरीदी हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन की सेना ने मई में 10 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम रॉकेट से क्रीमिया पर हमला किया था। इसमें रशिया से S-400 सिस्टम के 2 लॉन्चर और एक रडार तबाह हो गए। 4 फाइटर जेट भी इसमें नष्ट हो गए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया S-400 सिस्टम को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताता है और भारत ने भी करीब 5 खरीदे हैं। तो वहीं ये वाकई में खबर भारत को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। साथ ही लड़ाकू विमान में बड़ी गड़बड़ी, रडार भी हुआ बेकार। चीन के घटिया माल से बर्बाद हो रही बांग्लादेशी सेना। बता दे बांग्लादेश की सेना आजकल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही हथियारों से जूझ रही है। जी हाँ, ये वही हथियार है जो चीन उसे दशकों से बेच रहा है। बांग्लादेशी सेना की शिकायत है कि चीन ने उसे खराब मिलिट्री हार्डवेयर बेचा है। लड़ाकू विमान ठीक से
फायर नहीं करते हैं, रडार भी बेकार हो रहे हैं। चीन से जो स्पेयर पार्ट्स भेजे गए हैं उनकी क्वालिटी भी घटिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों तरह की सेनाओं को ऐसी परेशानी उठानी पड़ रही है। बांग्लादेश ने हाल में ही चीनी कंपनियों पर फॉल्टी स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने का आरोप लगाया है। ये पार्ट्स कोरवेट, पेट्रोल क्राफ्ट और तटवर्ती गश्ती वाहनों के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार नावों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के साथ साथ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। बांग्लादेश की वायुसेना भी चीनी F-7 लड़ाकू विमानों से आजीज आ चुके हैं। इन जेट्स में तकनीकी खामियां भरी पड़ी हैं। कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम में भी गड़बड़ी है। ऐसे में बांग्लादेश की सेना परेशान हो चुकी है इन चीनी हथियारों से। यानी कि अगर एक मुहावरा आपको बताएं तो बांग्लादेश के इस समस्या को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चले तो थे चांद तक, नहीं तो शाम तक। जी हां, चीनी हथियार खरीद कर पछताई बांग्लादेश की सेना वाकई में फायरिंग तक नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना का माल चाइना का ही होता है और बांग्लादेश की सेना को, बांग्लादेश की हसीना सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों, तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश की सरकार को जो हथियार भारत मुहैया करवा सकता है, जो मिसाइलें भारत मुहैया करवा सकता है, भारत से ही खरीदनी चाहिए, तो सुझाव जरूर दीजिएगा हसीना सरकार को। और साथ ही साथ आपको बता दें, नितिन गडकरी को बड़ी धमकी। कोर्ट परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे, वकीलों ने जमकर कर दी इसकी धुनाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक IPS अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी ने बुधवार कोर्ट परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो गुस्साए वकीलों और लोगों ने उसकी खूब धुनाई कर दी। ये घटना बुधवार सुबह बेलगाम कोर्ट परिसर में घटी है। वायरल वीडियो में पुलिस आम लोगों की पिटाई से कैदी को बचाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस को उसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी का नाम जयेश पुजारी है। उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं। 6 महीने पहले उसने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और एक IPS अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी थी। बुधवार को एक मामले में उसकी कोर्ट में पेशी थी। सुनवाई के बाद जैसे ही वो कोर्ट के रूम से बाहर निकला तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद वकीलों ने उसकी जमकर कुटाई कर दी। साथ ही बता दें बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रगान को शामिल करने के दे दिए गए हैं निर्देश। घाटी के स्कूलों में गूंजेगा जन गण मन। जी हां, शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में सुबह की असेंबली की शुरुआत करनी और इसमें अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान को शामिल करने का निर्देश दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक परिपत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को केंद्र शासित प्रदेश में सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने कहा है कि मॉर्निंग असेंबली छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने में एक अमूल्य अनुष्ठान साबित हुई है। ऐसे में अगर आप भी मानते वाकई में ये बेहतरीन फैसला लिया गया और आप इसकी दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में हम इसका सपोर्ट करते हैं लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, कुवैत अग्निकांड में भारतीय कामगारों के शवों की पहचान हुई मुश्किल, अब होगा DNA टेस्ट, एक्शन में है अपना भारत। जी हां, कुवैत में भारतीय मिशन मंगाफ शहर की एक इमारत में लगी आग की घटना के बारे में संबंधित कुवैती अधिकारियों से सभी जानकारी प्राप्त कर रहा है। इस अग्निकांड में करीब 40 भारतीयों सहित 49 विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई है और 50 अन्य लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं अधिकारियों ने खाड़ी देश में सबसे भीषण आग की घटनाओं में शामिल इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नमेंट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 7 मंजिला इमारत की रसोई में बुधवार को आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि इमारत में 195 प्रवासी मजदूर रह रहे थे। इस घटना के बाद इस तरह के भवन मालिकों और कंपनी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है, जो लागत कम करने के लिए कानून का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में विदेशी मजदूरों के अत्यंत असुरक्षित परिस्थितियों में रहने का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में कुवैत का भारतीय दूतावास एक्शन में दिखाई दे रहा है। दोस्तों साथ ही बता दें, रशिया से नाराज हुआ भारत का दोस्त आर्मेनिया, प्रधानमंत्री ने किया बहुत बड़ा ऐलान, पुतिन को सहयोगी से लगा तगड़ा झटका। दरअसल आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO को छोड़ देगा। प्रधानमंत्री निरोग पाशिनियन ने बुधवार को पहली बार इसकी पुष्टि की है। उन्होंने CSTO के सदस्यों पर अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने का आरोप लगाया है। पाशिनियन ने अमेरिका और यूरोप संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत और फ्रांस से भी उसके संबंध बढ़े हैं। आर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीदे हैं। पारंपरिक तौर पर आर्मेनिया के रशिया के साथ करीबी संबंध है। उन्होंने मार्च में भी कहा था कि उनका देश CSTO छोड़ देगा जब तक कि सुरक्षा समूह संतोषजनक तरीके से अपने देश
देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिद्वंदता को विस्तृत नहीं करता। तो वहीं बता दें क्या BS येदियुरप्पा होंगे गिरफ्तार, गृह मंत्री परमेश्वर ने दिया बड़ा बयान। जी हां, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण बोले तो पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग यानी CID ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद करहल में उपचुनाव की सरगर्मी हुई तेज। समाजवादी पार्टी से इस दिग्गज नेता को टिकट दे सकती है सपा पार्टी। जी हां, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के करहल विधानसभा से इस्तीफे की घोषणा होते ही करहल में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जल्द अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दावेदारों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 60,000 से ज्यादा मतों से निर्वाचित हुए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले ही उन्होंने सैफई पहुंचकर करहल के कार्यकर्ताओं को अपने निर्णय की जानकारी दी थी। उनके इस्तीफे की खबर सामने आते ही अब दावेदारों ने सक्रियता बढ़ा दी है। सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। तो वहीं इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।